हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इससे रिलेटेड जो कुछ संबंधित प्रश्न है उनको लेकर आया हूं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देख लेते हैं पादप प्रजनन और इसकी परिभाषाएं, उद्देश्य एवं विधियों के बारे में। प्लांट ब्रीडिंग डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स के बारे में। तो इसमें परिचय दिया गया है, परिचय पढ़ लेते हैं पहले इसका। परिचय में बताया गया है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने जंगली पौधों को अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करते हुए उन्हें उपयोगी बनाया। उसके पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विधियां बताई, जैसे निल्सन एहिल एवं उनके सहयोगियों ने 1900 के आसपास एकल पादप वर्ण सिंगल प्लांट सिलेक्शन विधि का जो है विकास किया। और फिर जॉनसन ने 1903 में शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मेंडल ने 1856 में वंशागत इनहेरिटेंस के नियमों का उत्पादन या प्रतिपादन किया। इन नियमों की 1900 में पुनः खोज हुई। इसके बाद जीन अन्योन्य क्रिया, जीन इंटरेक्शन, सहलग्नता, लिंकेज आदि की खोज हुई तथा यह ज्ञात हुआ कि जीन गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स में स्थित होते हैं। इन पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं विधियों का उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों में अविस्मरणीय कार्य हुआ। उदाहरणतः गेहूं की बौनी किस्म, गन्ने का नोबलीकरण, शंकर मिलेट, कपास की शंकर किस्म H4 आदि। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खाद्य उत्पादन कई गुणा बढ़ गया और आज हम अनेक देशों को लाखों टन अनाज निर्यात कर रहे हैं। निर्यात का मतलब लाखों टन जो है अनाज जो है उन्हें दे रहे हैं या उनके पास भेज रहे हैं। और लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करने हेतु हुई कृषि योग्य भूमि को जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाया नहीं जा सकता है। अतः इसके लिए अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों के बीज की आवश्यकता होती है। पादप प्रजनन द्वारा उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन किया जा सकता है। और इसकी परिभाषा देख लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग की। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्व के योग्य बनाने के उद्देश्य से उनकी क्या है, आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है। तो क्या बताया गया है कि पादप प्रजनन वह कला तथा वह विज्ञान है। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवांशिकता में जो है सुधार किया जाता है। फसलों के जीन प्रारूप जीनोटाइप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, पादप प्रजनन, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। तो इससे आप लोग जो है इसकी डिफिनेशन तो आनी ही चाहिए, जिसे इसमें एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के योग्य बनाने के उद्देश्य से उनकी जो है आनुवांशिकता में सुधार किया जाता है और फसलों के जीन प्रारूप जीनोटाइप में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया को पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। और फिर है कि पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स एवं विधियों, मेथड्स का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जाते हैं। अब देख लेते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अधिक उपज, हायर यील्ड। और इसमें बताया गया है कि विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्मों का निर्माण करना पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है। उन्नत किस्मों का बीज बुवाई के लिए उपयोग करने मात्र से उपज में 20 से 25% तक बढ़ोतरी संभव है। और उसके बाद देख लेते हैं उत्पादन के गुणों में सुधार करना, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बताया गया है कि अधिक उपज के साथ साथ उत्पाद अन्य गुणों में भी उत्तम होना चाहिए। उत्पादन उपभोक्ताओं की आशाओं के अनुरूप होने पर किसान को उनके उत्पादन के लिए अधिक आर्थिक लाभ जो है मिलते हैं। उदाहरणार्थ मीठी मक्का, कपास में लंबा तथा शक्तिशाली रेशा, फलों में आकार
एवं स्वाद, दालों में प्रोटीन की मात्रा, तिलहन में तेल की मात्रा आदि। और इसका जो तीसरा पॉइंट है वो देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है? तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज। तो इसमें क्या बताया गया है कि रोगों एवं कीटों से फसलों की हानि रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिरोधी किस्मों को उगाने से उत्पादन अधिक एवं स्थिर होता है। और चौथा पॉइंट बताया गया है कि अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी में बताया गया है कि नई किस्मों द्वारा खाद या उर्वरक तथा सिंचाई आदि का पर्याप्त उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होना चाहिए। और शीघ्र पकना, ईयरली मैच्योरिटी, इसमें क्या बताया गया है कि फसलों में जल्दी पकने वाली किस्में अधिक उपयोगी होती हैं। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान गेहूं फसल चक्र संभव हो सका है। जो है फसल चक्र, धान गेहूं फसल चक्र जो है संभव हो सका है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं समकालीन पकना, साइक्रोनस मैच्योरिटी, ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से संपूर्ण फसल की कटाई एक बार में नहीं की जा सकती है। इसलिए कुछ फसलें जैसे मूंग, उड़द आदि में एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास होता है, अत्यंत आवश्यक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं प्रकाश असंवेदिता, फोटो इनसेंसिटिविटी, किसी फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदित किस्मों का विकास आवश्यक होता है। प्रसुप्ति, डोरमेंसी, कुछ फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, जौ, गेहूं आदि में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है, अतः पकने के समय बरसात होने पर उनके बीज वाली में ही अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्तता वाली किस्मों का विकास महत्वपूर्ण है। इसका 9वां पॉइंट क्या है देख लेते हैं। 9वें पॉइंट में बताया गया है कि नई ऋतुओं के लिए किस्में, वेराइटीज ऑफ न्यू सेशन, कुछ फसलों को वर्तमान नए मौसम में उगाया जा रहा है, जैसे मक्का को खरीफ, रबी तथा जायद में भी उगाया जा रहा है। नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्म का विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 10वां है सूखा एवं लवण रोधित, ड्राउट एंड साल्ट रेजिस्टेंस, देश की अधिकांश लगभग 70% खेती असिंचित है और अधिकांश भूमि में लवणों की अधिकता है, अतः इन क्षेत्रों के लिए सूखा एवं लवण रोधी किस्मों का विकास आवश्यक है। और 11वां है कि अविषालु पदार्थ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कई फसलों में कुछ अविषालु पदार्थ होते हैं, उदाहरणार्थ सरसों के तेल में मौजूद इरूशिक अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसी फसलों की उन्नत किस्मों को इन पदार्थों से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक है। और 12वां है अभिसरण नॉन सेटरिंग, तो इसमें बताया गया है कि विसरित न होने वाली किस्मों का विकास मूंग, उड़द, सरसों जैसी फसलों में काफी उपयोगी होगा। तो अब देख लेते हैं पादप प्रजनन की क्रियाएं, एक्टिविटी इन प्लांट ब्रीडिंग, उन्नत किस्मों के विकास एवं उनके बीजों के वितरण तक निम्न क्रियाएं करनी होती हैं। कौन कौन सी निम्न क्रियाएं करनी होती है? पहली है विविधता का उत्पादन मतलब क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। फसल सुधार के लिए विविधता एक मूलभूत आवश्यकता होती है। विविधता नहीं होने पर किसी भी फसल में सुधार करना असंभव होता है। विविधता निम्न प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। एक तो ग्राम्यन डोमेस्टिकेशन, और इसमें बताया गया है कि मनुष्य द्वारा जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगाने को ग्राम्यन कहते हैं। और ग्रामीण पादप प्रजनन के इतिहास की प्रथम अवस्था है। यह पादप प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इसके बाद ही पादप प्रजातियां प्रजनन के लिए उपलब्ध हो पाती हैं। उसके बाद बताया गया जनन द्रव्य संग्रह, जर्मप्लाज कलेक्शन, फसल प्रजातियों तथा उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित अनुवांशिक द्रव्य के पूरे समूह को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहा जाता है। पादप पुनः स्थापना, प्लांट इंट्रोडक्शन, किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर जहां पर वह पहले पाई या उगाई नहीं जाती हो उसको ले जाकर उगाना पादप
स्थापन कहलाता है। पादप पुनर्स्थापन पादप प्रजनन की एक प्राचीन और आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। फिर उसके बाद दिया गया संकर हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भिन्न भिन्न गुणों के पादपों में परस्पर संकरण की क्रिया द्वारा उन्नत किस्मों का विकास किया जाता है और इसमें उत्परिवर्तन म्यूटेशन किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक एवं वंशानुगत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। सॉरी दोस्तों। फिर उसके बाद देख लेते हैं बहुगुणिता पॉलीप्लॉइडी के बारे में। इसमें क्या होता है, किसी स्पीसीज की कायिक कोशिकाएं क्या है, कायिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या 2n से भिन्न एवं अधिक होने की अवस्था को क्या कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। अनुवांशिकी, अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग जैविक कारकों जैसे सूक्ष्म जीवों, जंतुओं एवं पादप कोशिकाओं के जीन संरचना में परिवर्तन करके तथा उनके अवयवों के नियंत्रित उपयोग से उपयोगी उत्पादों अथवा सेवाओं के उत्पादन को अनुवांशिकी अभियांत्रिकी कहते हैं। फिर बाद को है चयन सिलेक्शन किसी फसल में उपस्थित विविधता में से अच्छी एवं उत्तम गुणों वाली लाइनों को छांटकर अलग करना ही चयन कहलाता है। यह पादप प्रजनन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। चयन की दक्षता पर ही किसी पादप प्रजनन कार्य की सफलता निर्भर होती है। उसके बाद देख लेते हैं मूल्यांकन एवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, वर्तमान किस्मों एवं विकसित लाइनों के निष्पादन की तुलना की जाती है। यह तुलना कई स्थानों पर 2 से अधिक वर्षों तक उपज परीक्षणों के माध्यम से की जाती है। गुणन देख लेते हैं मल्टीप्लेक्शन देख लेते हैं। विमोचन उन्नत किस्मों के बीजों का गुणन कई चरणों में किया जाता है। फसल सुधार का समाज एवं देश को तभी लाभ मिल सकता है जब नई विकसित किस्म के बीज किसानों तक पहुँचे एवं उनको उगाया जाए। तो और उसके बाद देख लेते हैं वितरण डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई क्रियाओं को वितरण कहते हैं। फिर उसके बाद आ रहा है ग्राम्यन डोमेस्टिकेशन। तो ग्रामीण में क्या बताया गया है कि ग्रामीण के कारण फसलों में विचरण सेटरिंग या तो समाप्त हो गया है या बहुत ही कम हो गया है। अधिकांश फसलों में पकने की अवधि भी कम आई है। सभी फसलों के दानों तथा अमाप में वृद्धि है। फिर उसके बाद है कि ग्रामीण के दौरान वर्ण सिलेक्शन ड्यूरिंग डोमेस्टिकेशन किसी भी समष्टि में विभिन्न जीन प्रारूपों वाले पौधे उपस्थित होते हैं। इसमें भिन्नता प्राकृतिक कारकों अथवा मानव क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस आधार पर वर्ण को 2 निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक तो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है कृत्रिम वर्ण आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक वर्ण में क्या बताया गया है, जब वर्ण का कारण प्राकृतिक कारक जैसे जलवायु, मृदा, जैविक कारक आदि होते हैं तो इसे प्राकृतिक कारण कहा जाता है। और कृत्रिम वर्ण में क्या कहा जाता है कि मानव द्वारा किए जाने वाले वर्ण को कृत्रिम वर्ण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप पौधे मानव के लिए अधिक उपयोगी बनते जाते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्णों के अभिलक्षणों में अंतर, तो इसमें अंतर देख लेते हैं। अभिलक्षण हो गए, इधर के ये अभिलक्षण हो गए, ये प्राकृतिक वर्ण हो गए और ये वाले कृत्रिम वर्ण हो गए। तो वर्ण का कारक प्राकृतिक कारक मानव क्रियाएं और जनन समष्टि के सभी जीन प्रारूपों द्वारा और केवल चयन किए गए जीन प्रारूपों द्वारा। फिर है समष्टि अनुकूलन। प्राकृतिक समष्टियों में प्राकृतिक वातावरण में अनुकूलन बढ़ता है, प्रजनन समष्टियों में अनुकूलन बढ़ता है। समष्टि में अधिक विविधता बनी रहती है। जिन दशाओं के लिए चयन किया जाता है उनमें अनुकूलन बढ़ता है, विविधता में कमी आती जाती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं जीन द्रव्य या जर्म प्लाज्मा। जीन द्रव्य या जर्म प्लाज्मा, तो इसमें क्या बताया है, पादप प्रजनन का उद्देश्य फसलों के जीन प्रारूपों को रूपांतरित करके मानव के लिए और अधिक उपयोगी बनाना है। जीन प्रारूपों में वांछित परिवर्तन के लिए वांछनीय जीन पादप प्रजनकों के पास उपलब्ध होना आवश्यक है। भारत में जीन द्रव्य को एकत्रित एवं संरक्षित करना राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NVPGR की जिम्मेदारी है। और इसके परिचय में बताया गया है कि किसी फसल की प्रजातियों एवं उनकी जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण अनुवांशिक द्रव्य हेरिडिटरी मटेरियल को उस प्रजाति का जनन द्रव्य कहते हैं। जनन द्रव्य की अनुवांशिक संसाधन
जनन द्रव्य को अनुवांशिकी संसाधन भी कहा जाता है। निम्नलिखित लाइनें जनन द्रव्य के समूह के अंतर्गत हैं। और देशी किस्में लोकल रेशेस बताए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है कि देशी किस्में वह होती हैं जिनका विकास योजनाबद्ध तरीके से किया किसी प्रजनक द्वारा नहीं होता है तथा लंबे समय से किसी क्षेत्र में उगाई जाती रही हैं। और फिर इसमें क्या है, पुरानी अप्रचलित किस्में ऑब्सोलेट वैरायटीज पादप प्रजनक द्वारा योजनाबद्ध तरीके से विकसित की गई किस्में जो कभी खेती के लिए उपयोग में ली जाती थी। इन किस्मों को वर्तमान में खेती के लिए नहीं उगाया जाता है। खेती के उपयोग में आ रही किस्में वैरायटीज इन कल्टीवेशन। इसमें क्या बताया गया है कि ये किस्में उपज गुणवत्ता आदि के लिए जीनों का उत्तम स्रोत होती हैं। इन किस्मों को किसी नए क्षेत्र में ले जाकर पादप पुनर्स्थापन सीधे खेती के लिए विमोचित किया जा सकता है। और फिर उसके बाद है प्रजनन लाइनें, ब्रीडिंग लाइन्स। प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विकसित लाइनें या समष्टियां होती हैं। इनमें अक्सर उपयोगी जीन संयोजन पाए जाते हैं। जंगली प्रारूप एवं जंगली संबंधी वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स। किसी फसल का जंगली प्रारूप वह जंगली प्रजाति होती है जिससे कि उस फसल की सीधी उत्पत्ति हुई होती है। जंगली के संबंधित शेष उन सभी प्रजातियों को कहते हैं जो कि फसल प्रजाति के जैविक विकास के दौरान पूर्वज प्रजाति रही होती है। जंगली प्रारूप का संबंधित फसल प्रजाति से संकरण सरल होता है जबकि जंगली संबंधियों के साथ संकरण अपेक्षाकृत कठिन होता है। और फिर 6वां देख लेते हैं, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक। इसमें क्या बताया गया, इस समूह में परिवर्ती लाइनें, क्रोमोसोमीय विपथन युक्त लाइनें, अनुवंशिक चिन्ह लाइनें आदि शामिल होती हैं। फिर है जनन द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्मज। ग्राम्य के आधार पर जनन द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है? कृषि जनन द्रव्य, जंगली जनन द्रव्य, और इसमें भी है देशी जनन द्रव्य और विदेशी जनन द्रव्य। इसमें कृषि जनन द्रव्य में क्या बताया गया है कि खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियां। जंगली जनन द्रव्य क्या होता है? जंगलों में उगाने वाली प्रजातियां। और फिर उत्पत्ति स्थान के आधार पर भी जनन द्रव्य को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो देशी और दूसरा विदेशी। तो इसमें क्या बताया गया है कि अपने देश में उत्पन्न जनन द्रव्य, और विदेशी में क्या बताया गया है कि अन्य देशों में उत्पन्न जनन द्रव्य। जीन कोष पोल उन सभी प्रजातियों या विभेदों को जिनमें आपस में संकरण होता है अथवा हो सकता है, इनमें उपस्थित जीनों एवं उनके विकल्पियों को जीन कोष कहते हैं। प्राथमिक जीन कोष, प्राइमरी जीन पोल। तो इसमें क्या बताया गया, प्राथमिक जीन कोष के अंतर्गत वे सभी प्रजातियां आती हैं जिनके सफलतापूर्वक संकरण होता है और जिनके संकर उर्वर फर्टाइल होते हैं। और फिर है द्वितीयक जीन कोष, सेकेंडरी जीन पूल। तो इसमें क्या बताया, द्वितीयक जीन कोष सदस्यों का संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ बहुत ही कठिनाइयों से होता है। इन संकरणों से प्राप्त F1 संकर या तो बंध्य स्टेराइल होते हैं अथवा आंशिक उर्वरक फर्टाइल होते हैं। और फिर उसके बाद तीसरा बताया गया है तृतीयक जीन कोष। तो इसमें क्या बताया गया है, टर्टियरी जीन पोल। तो और उसके बाद बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि इस समूह में उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है जिनका प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ संकरण बहुत कठिन होता है और इनसे प्राप्त संकर F1 पौधे बंध्य स्टेराइल होते हैं। और इसमें आता है जनन द्रव्य संरक्षण। तो ये हम अगली वीडियो में सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।